जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। प्रीवियस में ए पार्ट में हमने अपना चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया था। लेक्चर के इस हिस्से में यानी बी पार्ट में हम अपना फ्रेश चैप्टर 15 शुरू करेंगे। चैप्टर 15 हमारा रिलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। सर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तो बताया था आपको मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी में हमने उसके लिमिटेशन में डिस्कस किया था ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो उसमें मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो सेंट्रल बैंक की वो पॉलिसी डिस्कस करेंगे। सर सेंट्रल बैंक तो ठीक है, और मैंने ये भी बताया था सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेट बैंक ही सेंट्रल बैंक होता है। सर सेंट्रल बैंक कैसे कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बैंक को भी तो डिस्कस करें ना, व्हाट इज बैंक, बैंक कैसे कहते हैं। तो बैंक को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स देखेंगे, किसके? कमर्शियल बैंक्स के। ओ ये भी होते हैं, बिल्कुल कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं और वो भी देखेंगे। और इसका सर फंक्शन क्या होगा ये भी आज के लेक्चर का हिस्सा है। उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। तो बेसिकली आज के इस हिस्से में हम मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बैंकिंग को डिस्कस करेंगे। तो बैंक्स के फंक्शंस देखेंगे, बैंक्स के टाइप्स हमने देखनी है। हम सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को डिस्कस करेंगे। कौन से बैंक का रोल क्या होता है ये भी डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैंक से। क्या होता है बैंक में? बैंक के पास कुछ लोग आते हैं पैसे लेने। वो उनसे कहते हैं कि बैंक वाले भैया हमें पैसे चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल ये होती है कोई कंपनी, इनको पैसे चाहिए होते हैं, बैंक के पास आते हैं। बैंक वाले कहते हैं हमारे पास पैसे तो है नहीं। लोग इन्वेस्टर कहता है हमें भी लोग कोई पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करें? जो भी हमारे पास पैसे रखवाएगा हम उससे डबल करके देंगे। वो तो जब लोगों ने ये सुना कि पैसे डबल हो रहे हैं, लोगों ने धड़ाधड़ बैंक के पास पैसे रखवाने शुरू किए। डबल से मुराद यह है कि हम आपको कुछ इजाफी देंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि बैंक वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम हमारे पास पैसे रखवाएंगे तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। आज अपने हमारे पास 100 रुपए रखवाया तो हम साल बाद आपको 110 120 देंगे। लोग बड़े खुश हो गए कि ये तो पैसे मिल रहे हैं इजाफी। लोगों ने क्या किया? बैंक के पास पैसे जमा करवाए। बैंक पैसे रखवाना, जैसे ही बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक वाले ने कंपनी को बुलाया, भाई आ जाओ पैसे आ गए, आ जाओ पैसे आ गए। ये पैसे कहां से आए? ये पैसे उन इंडिविजुअल से आए जिन्होंने सेविंग की थी। ये पैसे इन इंडिविजुअल से आए जिन्होंने ये सेविंग की थी। तो बेसिकली बैंक क्या करता है? बैंक लोन लेता है, लोन बैंक लेता है और आगे लोन देता है। तो ये लेना देना ये बैंक का काम होता है। लोन लेता है, लोन देता है, इंटरेस्ट पे करेगा कि नहीं? इंटरेस्ट पे करेगा। और इधर जब लोन आगे फर्दर किसी और को देता है इसको कहते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन। डिपॉजिट, एडवांस, ये अल्फाज यूज होते हैं। इंटरेस्ट यहां पे क्या करता है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल बैंक 10% पे कर रहा है कि 100 रुपए जमा करवाओ, साल बाद 110 ले लेना। तो इनसे कितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा इनको? फॉर एग्जांपल 15%। क्या 10% या 10% से कम चार्ज करवा सकता है? नहीं। बैंक का काम ही क्या है? उधार देना। तो ये 5% क्या है? ये होता है बैंक का प्रॉफिट। बैंक ने ये प्रॉफिट कैसे अर्न किया? लोन लेके उस पर इंटरेस्ट पे किया 10%, और यही पैसे किसी और को दिए और उनसे इंटरेस्ट रिसीव किया 15%। तो अच्छा मुझे बताएं, क्या ये इंडिविजुअल खुद उसको लोन नहीं दे सकता? नहीं, कंपनी वाले इस तरह की कोई डीलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कि वो कंपनी कर नहीं सकती, लेकिन कंपनी इतना सर दर्द कहाँ लेती है?
कंपनी वाले कहते हैं हमें पैसे चाहिए, बस जहाँ से मर्जी आए तो बैंक से पैसे लेते हैं। और दूसरी बात ये कि किस किस का अकाउंट रखेंगे, अपने पास बनाएंगे, किसी को पैसे चाहिए हुए तो विड्रॉ करने होंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि कंपनी में जो पैसे चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते अब इतनी आसानी से। जबकि ये इंडिविजुअल बैंक के पास पैसे रखवाता है, अगले दिन उसे चाहिए, वो गए शाम तक उसके चाहिए, हफ्ते बाद महीने बाद जाके बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेता है। वो भी आपको तरीकाकार समझाता हूं कि ये कैसे होता है, लेकिन यहां तक बात हमें समझ आ गई। तो एक बात एडिशनल और याद रखिएगा कि ये जो सारा काम है, ये जो किया है, ये सेंट्रल बैंक कभी नहीं करता। यानी सेंट्रल बैंक वाले प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हुए। सेंट्रल बैंक जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। सेंट्रल बैंक वाले ये काम नहीं करते, वो लोन लेके इंटरेस्ट पे नहीं करते, वो लोन देके इंटरेस्ट रिसीव नहीं करते इंडिविजुअल्स को। तो ये इंडिविजुअल के साथ उनकी डीलिंग नहीं होती। यानी आपने फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आप सेंट्रल बैंक नहीं जा सकते, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, सेंट्रल बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। आप लोन लेना चाहते हैं या लोन देना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक को आप ना लोन दे सकते हैं ना ही सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है ये कमर्शियल बैंक्स में होता है, ये कमर्शियल बैंक्स में होता है। यानी ये ट्रांजैक्शन आप कमर्शियल बैंक के साथ कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक के साथ आपकी इस तरह की किसी किस्म की कोई डीलिंग नहीं हो सकती। यहां पे सेंट्रल बैंक ने क्या किया है कि लोगों का पैसा जो उनके पास पड़ा हुआ था, इजाफी पैसा, वो कंपनी में जिसको चाहिए था, जिस बंदे को चाहिए था, उसको ट्रांसफर करवाया है। यानी उसने क्या किया है, एक मिडलमैन, एक ब्रिज का किरदार अदा किया है। जो इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक मिडलमैन का, एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम नाम देते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। क्या कहते हैं इसको? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कौन से होते हैं सर? वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के अलावा भी कोई हो सकता है, वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, पैसा एक जगह से, एक सोर्स से या एक इंडिविजुअल से लेके दूसरे को देते हैं, तो ये कहलाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। तो आप पढ़े, बैंक की डेफिनेशन भी है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की डेफिनेशन भी है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, वो छोड़ें, पहले हम डिफाइन करेंगे बैंक को। पहले हम बैंक को डिफाइन करेंगे। बैंक सर क्या है? इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको इजाजत किसने दी है? गवर्नमेंट। विच इज इंगेज्ड किस चीज में? बोरिंग। बोरिंग मीन्स लोन लेना, एंड लेंडिंग मीन्स के लोन देना। दैट इज आगे लिखा हुआ, ये इसकी डेफिनेशन अब लिख रहा है, अ रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, रिसीव डिपॉजिट एंड देन गिव्स लोन, आगे लोन देना। तो ये बैंक का काम होता है, ये है बैंक के डेफिनेशन। फिर से बताएं शाबाश, बैंक क्या है? बैंक है सर वो इदारा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो काम करती है किस चीज का? लेने देने का, पैसे लेने और आगे पैसे देने का, लेन देन का काम। और कैसे होता है? विद बैंक का काम होता है विद इंटरेस्ट, यूजुअली विद इंटरेस्ट, यानी उधार लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, उधार देंगे तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की डेफिनेशन। A financial intermediary is a financial institution, यानी is a bank, for example, through which savers, यानी वो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है जिन्होंने पैसे सेव किए थे, उन इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। इंडिविजुअल्स can indirectly provide funds to the borrowers, यानी लोन लेने वाले। बताएं शाबाश, हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या डायरेक्टली ये सेवर्स, क्या ये सेवर्स, ये लोग हैं सेवर्स, इंडिविजुअल जिन्होंने पैसे सेव किए थे,
क्या ये डायरेक्टली इस बोरोवर को पैसे ट्रांसफर करते हैं? कहता ना 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 ना, ऐसे नहीं करते, बल्कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बीच में कोई होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हीं बैंक, इसके थ्रू होता है ये। ठीक है, तो ये बोरोवर है, ये लेंडर है, ये पैसे देने वाला सेवर, ये पैसे लेने वाला रिसीवर। तो ये गिवर से रिसीवर तक कैसे पैसे जाते हैं? थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हमने नाम दिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। मैं उम्मीद करता हूं आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और बैंक के डेफिनेशन समझ आने के साथ साथ याद भी होगी, और वो आपने नोट कर लेना है लाजमी, वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, इसके ऊपर जैसे मैं ये लिखवाता हूँ ना उर्दू में, लिख लिया करें, कोई मसला नहीं, आप अपने नोट्स के ऊपर लिख लिया करें, कुछ नहीं होता आप लिखेंगे तो। चलें जी, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स की कितनी टाइप्स है आज मैं आपको बताऊंगा। आप फर्स्ट टाइम आज देखेंगे कि बैंक्स की भी टाइप्स होती हैं, बैंक्स की भी टाइप्स होती हैं। यस, बैंक की डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, ये हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे? हम पढ़ क्या रहे हैं? कौन से बैंक्स पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, हम पढ़ रहे कमर्शियल बैंक्स। हम कमर्शियल बैंक्स पढ़ रहे हैं। हम सेंट्रल बैंक नहीं पढ़ रहे, हम सेंट्रल बैंक नहीं पढ़ रहे। बैंक्स है ये बैंक है। बैंक को हमने क्लासिफाई किया सेंट्रल बैंक में और अदर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सारों को कलेक्टिवली वैसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक की खास स्पेसिफिक टाइप भी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के अलावा वाले सारे बैंक्स वो सेंट्रल बैंक है, फर्दर कोई टाइप नहीं है। अदर बैंक्स में इसको अदर बैंक्स लिख लेता हूं, कमर्शियल नहीं लिखता, फिर आप उसके साथ कंफ्यूज करेंगे। अदर बैंक्स से क्या मुराद है? कमर्शियल के अलावा बाकी बैंक्स। अब कमर्शियल के अलावा बाकी सर कितने बैंक्स हैं? बाकी जो बैंक्स हैं उसमें सबसे पहले हैं सेंट्रल बैंक के अलावा बाकी बैंक्स अदर बैंक्स हैं। इसमें पहला बैंक जो है वो है कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट बैंक। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हैं। सेंट्रल बैंक के अलावा जो बैंक्स हैं उनमें ये 4 है। यानी हमारे टोटल कितने बैंक्स हो गए? 5। एक सेंट्रल बैंक, अदर बैंक्स कितने हैं? 4। नंबर 1 कमर्शियल बैंक्स, नंबर 2 स्पेशलाइज्ड बैंक, नंबर 3 कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नंबर 4 इन्वेस्टमेंट बैंक। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक से शुरू करते हैं। चलें, इन्वेस्टमेंट बैंक से हम शुरू करेंगे। चलिए बताएं शाबाश, इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा होता है? नहीं, ऐसे ना करें। इन्वेस्टमेंट दो सफे पे कर दें, 2 सफे पे आ जाएगा पूरा। इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इसके नाम ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट इंस्टीट्यूशन इन रेजिंग कैपिटल। किस में? इन रेजिंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज को कैपिटल बढ़ाने में हेल्प करता है, असिस्ट करते हैं ये वाले बैंक्स। एंड आल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग एंड अदर, और साथ साथ अंडरराइटिंग और दूसरे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी ये नॉर्मल सेविंग
बाकी बल्कि वो उधर मैं बताऊंगा। अच्छा, हमारा जो वो होता है कि बैंक में हमारा कोई अकाउंट होता है, हम उस अकाउंट से पैसे उस अकाउंट में डिपॉजिट भी करवाते हैं, उधर से विड्रॉ भी करवाते हैं। तो हमारे पैसे उधर से आ सकते हैं, हम उधर से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बैंक उस तरह के बैंक्स होते हैं जिसमें हमारा कोई अकाउंट नहीं होता कि हम उस में पैसे रखवाएं तो फिर वापस पैसे आ जाएं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, कंपनीज को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें इस तरह की हेल्प यानी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप कहना असिस्ट करती हैं। ठीक है, मोस्टली इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस ज़्यादातर कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कंपनी को फाइनेंस करने में ये हमें हेल्प करती है। कभी कंपनी के हालात ख़राब हैं तो उस सिचुएशन में ये वाले जो बैंक्स हैं ये हेल्प करते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कि हालात ख़राब है तो चलो आज हम देख लेते हैं। यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट बैंक, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यू इमर्जेंट वो होती हैं कंपनीज़ होती हैं जो कि सिक कंपनीज़ होती हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये वाले बैंक उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है रेजिंग कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के लिए पैसा अरेंज करना, कंपनी के लिए पैसा अरेंज करना। ये डिफरेंट इसके सोर्सेज हो सकते हैं सर। वो सोर्सेज यानी पैसे अरेंज करने के क्या सोर्स होते हैं? शेयर्स इशू कर सकते हैं या फिर इनको बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, अंडरराइटिंग के थ्रू, फाइनेंशियल एडवाइजरी के ज़रिए भी वो पैसे अरेंज कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये होगा कि फाइनेंशियल या ये अंडरराइटिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक अगर वो इस इशू को सपोर्ट करें, इस इशू को सपोर्ट करें किसको? कि हमें पैसे चाहिए तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। अंडरराइटिंग बेसिकली होते हैं कि हमने शेयर्स इशू करने मार्केट में। अब शेयर्स हमने 100 शेयर्स इशू करने फॉर एग्जांपल, वो हमारे 100 शेयर्स जो है उसमें से 50 शेयर्स हमारे सेल हो गए, बाकी शेयर्स हमारे सेल नहीं हो रहे। तो अब हमें तो पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये वाले बैंक्स जो हैं ये इस अंडर राइटिंग काम करते हैं, ये वाले शेयर्स हमसे ख़रीद लेते हैं या कहते हैं हमें दे दो, हम आपके बिहाफ पे ये किसी को बेच देते हैं। तो दिस इज़ अंडर राइटिंग। ये भी कंपनीज की तरह ही रिएक्ट करते हैं, यानी बेचते हैं आगे शेयर्स, हालांकि इनके अपने शेयर्स तो ये होते नहीं हैं। अच्छा, कौन से बैंक्स जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? मेजर बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक इन पाकिस्तान और अल बराका इस्लामिक बैंक, अम्मार इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक अल फलाह और बैंक अल हबीब वाले ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर किसी सिक कंपनी को या कोई अर्ली स्टेजेस पे है, कोई इमर्जिंग कंपनीज हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहाँ पे इनके लिए पैसे अरेंज करती है, या एक्ट एज अंडर राइटिंग अगर उनके शेयर सेल नहीं हो रहे, या बाकी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज यानी उनको किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इनको फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं। ये होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सर, कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स वो खास बैंक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को वो फैसिलिटेट करते हैं। इट प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अगर आप इनके मेंबर्स हैं तो फिर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं इन बैंक्स के तो फिर यूजुअली नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स अपने मेंबर्स को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इस टाइप के बैंक में क्या होगा? मेंबर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। मेंबर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, मेंबर्स ज़्यादा जो है उनको फोकस किया जाता है, इनके कलेक्टिव बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, मेंबर्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें वो अपने मेंबर्स को सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये किसी और जनरल पब्लिक को सर्व करेंगे? नहीं, ये जो बैंक्स होते हैं ये पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए हैं? ये मेंबर्स ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे छोटे शहरों में, या फिर आप कह लें कि एक सेक्टर में वहाँ पे कोई ऐसे बैंक्स बनाए हुए लोगों ने
कि हमें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। इस तरह के बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, अगर आप इस बैंक के मेंबर नहीं है तो क्या आप कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप क्या बैंक में पैसे जमा करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ उनके मेंबर्स ही कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ बैंक है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक्स हैं, अ बैंक विच टारगेट अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसके नाम ही लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशल टाइप ऑफ बैंकिंग है। विच टारगेट स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। आगे देखते रहिएगा, कस्टमर कैन हैव स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बैंकिंग सर्विस, जैसे कि ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। बताएं शाबाश, क्या हम इंडिविजुअल जो जो जो, जो उसमें एग्रीकल्चर में नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं इनके पास? हम इनके पास नहीं जा सकते। तो बेसिकली हम देखते ये हैं कि कौन सा बैंक किसके लिए है। क्या हमारे लिए है? तो ये हमारे लिए नहीं है, ये फॉर्मर के लिए है। फॉर्मल के, जैसे हमें लोन चाहिए होता है तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर फॉर्मर को लोन चाहिए तो वो इज अ फॉर्मर जा सकता है और उसे वो लोन मिल जाएगा। सीजनल फाइनेंस चाहिए, क्रॉप के लिए लोन चाहिए, मशीनरी के लिए लोन चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड कोई रीपेमेंट स्ट्रक्चर है वो डील कर सकता है। तो इसके लिए ज़राई तरक्याती बैंक्स लिमिटेड जो है, उस तरह के बैंक जो है वो इंतहाई यूजफुल बैंक्स हैं। सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक, हाँ एसएमई बैंक होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सपोर्ट अगर किसी एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, स्मॉल बिजनेस लोन या अर्ली स्टार्टअप एक्सपेंशन में अगर आपको लोन चाहिए तो वो फिर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं ये सबके लिए नहीं है, ये कॉमन लार्ज नहीं है, बल्कि जैसे मैं कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पेशेंट को किसी एक ख़ास डॉक्टर की ज़रूरत है, वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो ये भी कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो स्पेसिफिक बैंक में जा सकते हैं। तो ये लोग स्पेशलाइज्ड बैंक में जाएंगे। यानी मोस्टली ये या तो फॉर्मल एग्रीकल्चर लोगों के लिए है या फिर छोटी छोटी जो कंपनीज होंगी उनके लिए भी है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स है। इसमें वो आपसे अगर सवाल पूछता है तो वो आपसे ये कह सकता है कि आप मुझे 4 टाइप्स ऑफ बैंक लिस्ट करवाएं या फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो आपको ये याद करना पड़ेगा सारा। अच्छा, अभी तक हमने जो बैंक्स पढ़े वो बैंक्स आपने शायद पहले कभी देखे नहीं थे। अगर आप फॉर्मल है तो आपको स्पेशलाइज्ड बैंक का पता होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी है और आपको बैंक से लोन चाहिए तो आप स्पेशलाइज्ड बैंक में जा सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करवानी है किसी और से, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंक में जा सकते हैं। आप कोऑपरेटिव में फिर भी नहीं जा सकते जब तक आप उस कोऑपरेटिव का हिस्सा नहीं दें। एक और मशहूर और एक और मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ बैंक है, टाइप ऑफ बैंक है, वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज द बैंक, वो बैंक है विच टारगेट मैस मार्केट टू प्रोवाइड चेकिंग अकाउंट्स। ये इसको तो छोड़े, मैस मार्केट में पूरी मार्केट को ये लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और वो क्या हो सकते हैं? चेकिंग अकाउंट्स मींस कि जो इससे आपका अकाउंट्स बना होता है बैंक में, हम अकाउंट बनाते हैं, वो पर्सनल लोन हमें चाहिए, मॉर्गेज सिक्योरिटी रखवाते हैं आप, अदर बैंकिंग सर्विसेज यानी लोन लेके अगर आपने कोई चीज़ रखवानी है गिरवी तो वो भी कर सकते हैं, या दूसरे बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी के तौर पे आपने कुछ रखवाया, आप बाहर के मुल्क में जा रहे थे, आपने कहा मेरी ये चीज़ें आप अपने पास रखें, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, फिर अगेन कमर्शियल बैंक की 2 टाइप है। कमर्शियल बैंक्स भी 2 तरह के होते हैं। कमर्शियल बैंक सर कैसे 2 तरह के हो सकते हैं? एक को कहते हैं रिटेल बैंक और दूसरा होता है होल सेल बैंक। रिटेल बैंक और होल सेल बैंक में क्या फर्क है? सर रिटेल कौन से होते हैं, होल सेल बैंक कौन से होते हैं? रिटेल वो बैंक होते हैं जो यही सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, लार्ज कंपनीज को। जबकि जो हमारा रिटेल बैंक है ये इंडिविजुअल्स को फोकस करता है, टारगेट इंडिविजुअल कस्टमर या
जनरल पब्लिक यानी उसमें फिर कंपनीज नहीं आएंगी, उसमें फिर कंपनीज नहीं आएंगी। तो अगर आप कंपनी है, आपने बैंक से लोन लेना है, तो फिर आप कमर्शियल बैंक जाएं। कमर्शियल बैंक में होलसेल बैंक के पास जाना है आपने फिर भी रिटेल के पास नहीं जाना, ये इंडिविजुअल कस्टमर है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप होलसेल बैंक में नहीं जा सकते, आप रिटेल बैंक में जाएंगे। आज आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स देखे कि अच्छा ये बैंक के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये बैंक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक इन लोगों के लिए हैं, ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए, और या फिर एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और कोऑपरेटिव बैंक्स ये ख़ास उनके मेंबर्स के लिए होते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है ये इन्वेस्ट करते हैं किसी सिक कंपनी में, जिनको क्या चाहिए होता है, इन्वेस्ट इन और रेजिंग कैपिटल। ठीक है, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक का काम क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या है, यानी कमर्शियल बैंक के नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे, वो तो हम कर भी चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी देखिएगा इनका सबसे पहला काम है रिसीविंग डिपॉजिट, उधार लेना। उधार ले तो लिया है, बैंक पेज इंटरेस्ट टू डिपॉजिट होल्डर, जिस बंदे ने हमें उधार दिया है उसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड एडवांसिंग लोन, क्या मतलब सर एडवांसिंग लोन का, बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोअर्स, जिसको हमने उधार दिया हुआ है। बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। लॉकर फैसिलिटी सर क्या होती है, अगर आप, मैंने जैसे बताया, बाहर मुल्क से बाहर जा रहे थे तो आपने बैंक से कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये मेरी गाड़ी के कागजात हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये संभाल के रख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी नहीं और तो फिर आप बैंक में ये रखवा सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, अब हम नहीं पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है, पता नहीं मुझे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सुन लें 1-2 मिनट में, अगर तो बात समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको देखेंगे। अल्लाह आपका भला करे। अपने चैप्टर नंबर 21 में ये डिस्कस करेंगे हम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ये डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझ आना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको ब्रीफली एक उसका आइडिया दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सुने, बिल ऑफ एक्सचेंज एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि आपने फ़लाँ पार्टी के पास जाके इस डेट को पैसे लेने हैं, और जब आप चले जाते हैं, अच्छा, और जब आप चले जाते हैं तो फिर आपके कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको पेमेंट मिलती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी के पैसे देने थे और बी ने सी के पैसे देने थे। ए ने बी के पैसे देने थे, बी ने सी के पैसे देने थे। तो मिस्टर बी अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिखेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है किसी एक के पास से आया, आप दूसरे को वही बिल दे देते हो और वो पैसे ले लेता है, तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ये मिस्टर बी ये लिख रहा है और ये देगा किसको, मिस्टर सी को। मिस्टर बी लिख रहा है, यहाँ पे मिस्टर सी का नाम लिखा होगा कि मिस्टर सी जब आपके पास आए, ये किसको कह रहा है, लिखना किसको लिख के दे रहा है, सी को। मिस्टर सी को कह रहा है जाओ और ये मिस्टर ए को देना, और ए से कहना कि मिस्टर बी कह रहा है कि ये पेमेंट हो कर दे वो। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 21 था हमारा, 29 सॉरी, उसमें हम पढ़ेंगे ये। इसमें होता क्या है कि मिस्टर बी लिखता है
कि ऑन साइट, ये लफ्ज इसमें बहुत 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 जरूरी है। यानी मैं अगर कहूं कि इसमें सिर्फ यही लफ्ज जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो ये गलत नहीं होगा। ऑन साइट का मतलब ये होता है कि जब ये आपके पास आ जाए, हम आपको दिखा दें, तो उस दिन के बाद आपने पेमेंट करनी है। ऑन साइट के बाद लिखा होता है कि मिस्टर सी को हमने पेमेंट कब करनी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने मिस्टर सी को 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, तो लिखा होगा ऑन साइट आफ्टर 3 मंथ्स या 3 मंथ्स आफ्टर साइट, इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे, दोनों सिमिलर है। ऑन साइट का मतलब जब आपके पास आया उसके 3 महीने के बाद मिस्टर सी को पेमेंट करनी है। आपने किसने करनी है? मिस्टर ए ने पेमेंट करनी है, क्योंकि ए ने बी की पेमेंट करनी थी ना, तो बी ने ये कागज के टुकड़े पे लिखा कि मिस्टर सी को आप पेमेंट कर दो, मिस्टर ए मिस्टर सी को पेमेंट कर दो। जब ये कागज का टुकड़ा आपके रिसीव हो जाता है उसके 3 महीने के बाद, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट था। अभी डिस्काउंटिंग का मैंने नहीं बताया आपको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, यह है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे कहते हैं? डिस्काउंटिंग, ये पैसे कब मिलने थे? ये पैसे मिलने हैं 3 महीने के बाद, लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए तो क्या करूं? आज चाहिए तो क्या करूं? बैंक वाले कहते हैं आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप यही कागज का टुकड़ा हमें दे दो। ये कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा हुआ था BAC, इस सी की जगह पे हमारे बैंक का नाम लिखो, हमें 3 महीने के बाद ये पैसे मिलेंगे, आज आप हमसे पैसे ले लेना, आज हमसे ये पैसे ले लेना। ये पैसे कब पे होने थे? पहला महीना, दूसरा महीना, 3 महीनों के बाद ये पैसे मिलने थे, यहां पे आके ये पैसे हमें मिलने थे। लेकिन वो कहता है ना 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 ना, आप ऐसा करो आज ही हमसे पैसे ले लेना। ये जब पैसे हम आज लेंगे तो क्या आज उतने ही पैसे मिलेंगे? कहता नहीं नहीं भाई, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं। आप क्या करो, आप मेरी फीस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन मुझे दोगे। क्या करोगे? आप मेरी फीस मुझे दे दो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलना था 1 लाख रुपया, अब क्या मुझे 1 लाख ही मिलेगा? नहीं, कमीशन माइनस करेंगे, डिडक्ट करने के बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल 95,95,000 मुझे मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपने इस बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग कर दी है। क्या क्या आपने? इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम किया, पैसे आज ले लिया, आज आपको जरूरत थी, आज पैसे ले लेना, लेकिन आपको उतने ही पैसे नहीं देंगे, क्योंकि देखें 95,000 है, पैसे हमारे पास पड़े पड़े, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। आज का 95,000 कल के 95,000 के बराबर उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आप हमें कल को 1 लाख देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा हमारे इस चैप्टर से रिलेट करता है ये? ओके, तो ये बातें थी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सेंट्रल बैंक के बारे में, सॉरी कमर्शियल बैंक की। अब नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक। मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रल बैंक जो है पाकिस्तान का, सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो खुद कहते हैं चीख चीख के कि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए। तो इतने पैसे लेके क्या करना आप लोगों ने? क्यों लेते हो फिर हमसे पैसे? तो ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव प्रॉफिट। ना 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 ना, प्रॉफिट ना ना ना, प्रॉफिट अचीव करना किसका काम था? ये तो कमर्शियल बैंक वाले प्रॉफिट अर्न करते थे। ये कमर्शियल बैंक नहीं, ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक वाले अचीव करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यानी इनको बस इस बात से गर्ज है कि पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, फ्लो करें, ये रुके ना। जब लोग अपने पास पैसे होल्ड करते हैं, पैसा आइडल हो जाता है, पैसा बेकार हो जाता है। अब वो ना उन लोगों के जिन्होंने पैसा सेव किया उनके काम आता है, ना वो उस एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर का, यानी उस कंपनी का जिसको चाहिए था उसके काम आएगा। तो पैसा पड़े पड़े जाया हो जाता है, पैसा जाया हो जाता है। पैसे के लिए क्या है कि पैसा तब तक जब तक ये सर्कुलेट करेगा, मनी सप्लाई मींस
कि जब तक सर्कुलेट करेगा तब तक ये हमारा फ्लो चलता रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेबिलिटी होगी, यानी मुल्क खुशहाल रहेगा, खुशहाल होगा। अगर ये स्टॉप हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। कैसे? बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। मैंने फिस्कल पॉलिसी में बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि फिस्कल पॉलिसी और मनी सप्लाई का मॉनेटरी पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से दोनों पॉलिसीज फेल हो जाती हैं। अच्छा, ब्रीफली मैं आपको बता दूं, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है, मुल्क में पैसा सर्कुलेट ज़्यादा हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको वो भी याद होगा कि सर्कुलर फ्लो में भी हमने पढ़ा था कि फ्लो जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी जीडीपी उतना ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा ना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? वो हाई होगा। तो ये मनी सप्लाई की वजह से भी है, लेकिन एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल कॉजेज प्राइस में इंक्रीज, जिसको हमने नाम दिया था इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हम मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज भी करना है। सर फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक के? तो सुने, चलें दूसरी लाइन भी पढ़ लें। सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम, आर आल्सो कॉल्ड वॉच डीओजी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। क्यों? इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी नजर होती है सब पे, इसकी सब पे नजर होती है, सारे बैंक्स पे नजर होती है। और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, सेंट्रल बैंक में किसी का अकाउंट नहीं होता, ये बाकी बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है। सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान का एक अकाउंट होगा, इसके अलावा किसी बंदे का कोई अकाउंट नहीं होता। सर इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है नोट इश्यूएंस। आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखें, आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी। सोल सप्लायर किसे कहते हैं? कि इनके अलावा और कोई नहीं नोट छापने वाला, इनके अलावा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक वाले ही नोट छाप सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ये काम। द सेंट्रल बैंक हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू नोट्स एंड कॉइन्स थ्रूआउट द कंट्री। इसको छोड़ दें। ठीक है। नंबर 2, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। It offer advice on public debt of a country, also provide funding for government looking to fund project. आपको याद हो कि ना याद हो, प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 14 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, उसकी आखिरी उसमें लास्ट में पेज के लास्ट में एक डेफिनेशन थी, फिस्कल डेफिसिट के डेफिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि या तो अगर फिस्कल डेफिसिट है, यानी गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो उस सूरत में गवर्नमेंट क्या करती है? या तो लोन ले लो या फिर मशवरा। तो यह है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट ऑफर एडवाइस इज अ मशवरा ऑन पब्लिक डेट ऑफ अ कंट्री, यानी मुल्क की बात हो रही है, और कहता है या फिर क्या करो, फंडिंग फॉर यानी लोन टू गवर्नमेंट अगर दे लुकिंग फॉर फंड प्रोजेक्ट। ठीक है। इन द सेम ईयर कमर्शियल बैंक वुड टू इट्स कस्टमर, जैसे कमर्शियल बैंक वाले कस्टमर को देते हैं वैसी। ठीक है, तो ये दो बातें। तीसरी बात, बैंकर टू द बैंक्स। बैंकर टू द बैंक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइडेड टू कमर्शियल बैंक्स। मैंने बताया था ना, सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक को फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम है, तो एक तो ये सारे बैंकिंग पे कमर्शियल बैंक्स में इनकी नजर होती है और इनको रेगुलेट करते हैं।
अगर तो कमर्शियल बैंक को कोई फाइनेंशियल शॉक्स लगते हैं, यानी कोई सिक बैंक है, किसी को कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो इस प्रॉब्लमेटिक या क्रूशल सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो है वो इनकी हेल्प करता है। या अगर इनको मशवरे की ज़रूरत है तो काउंसलिंग सर्विसेज भी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक से कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके कुछ पॉलिसीज़ को सेटल करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं या उसको सेट करते हैं, किस लिए, ताकि इनके वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रीगेन हो और इस मुश्किल हालत से इसको निकाल सकें। नंबर 4 है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये कहते हैं उम्मीद की आखिरी किरण है, लिख ले, उम्मीद की आखिरी किरण है। यस, यू कैन कम, आ जाएं। ये उम्मीद की आखिरी किरण है, ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इफ अ कमर्शियल बैंक इज अनेबल टू यूज, इधर देखा उधर भी देखा, कहीं से कोई उम्मीद, कहीं से कोई हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमने तो बड़ी कोशिश की, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को हम हल नहीं कर सके, तो आप लोग प्लीज़ कुछ करें। तो दे यूज देयर सेवर्स, यानी वो अपने होल्डिंग रिजर्व्स को यूज़ करते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय रिजर्व, मॉनेटरी पॉलिसी में बताऊंगा। चलें, इतना ही काफ़ी है आज के लेक्चर में। बाकी जो 3 है इसमें इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक्सचेंज रेट को भी एक्सप्लेन करना है, फिर एक्सचेंज रेट को कैसे कंट्रोल करना है ये भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये आसान है, कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व, यानी हमारे पास मॉनेटरी रिजर्व कहते हैं गोल्ड या फॉरेन करेंसी, गोल्ड या फिर डॉलर, ये मॉनेटरी रिजर्व है। ये भी सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होती है, सेंट्रल बैंक वाले अपने पास रखते हैं, बाहर से कोई करेंसी आती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो अकाउंट होता है वो बाहर से चीज़ें आ रही होती हैं, बाहर को चीज़ें जा रही होती हैं, तो जब हम बाहर से चीज़ें ख़रीदेंगे तो हम पाकिस्तानी रुपीस तो नहीं ना देंगे, वो सारी ट्रांजैक्शन तो डॉलर में होगी। तो ये डॉलर हमने कहाँ से ख़रीदने हैं, ये सेंट्रल बैंक से हम ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको भी आपने याद करना है। इसमें टाइप्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ, पहले कमर्शियल बैंक हमने डिस्कस किए, 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक हैं। अदर बैंक से आप सेंट्रल बैंक के अलावा कह लें कि इसमें एक कमर्शियल बैंक है, फिर स्पेशलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर फंक्शन में यही था कि बैंक वाले लोन रिसीव करते हैं, आगे फर्दर लोन देते हैं। जब लोन रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब लोन देंगे तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। जो डिफरेंस होगा ये कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होगा, जबकि सेंट्रल बैंक वाले कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते। वो खुद कहते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि इंश्योर करना कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है और ग्रोथ हो रही है, ये इंश्योर करना। और फर्दर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम है। उसके बाद फिर हमने ये कुछ फंक्शंस, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सोर्स सप्लायर ऑफ करेंसी, यानी नोट इशुएंस, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये हमने डिस्कस किए। बाकी 3 इसके फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 12, जिसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट में हमने अपने चैप्टर 14 को कंप्लीट किया, और बी पार्ट में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर 15 शुरू किया है। उसका भी एक पूरा और एक आधा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने ये कर लिया। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।